हेलो एवरीवन। आज हम इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करने वाले फोर्थ सेमेस्टर वाले बच्चों के लिए है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी इन इंडिया। मतलब बीओपी के कंपोनेंट्स इंडिया में क्या है। अलग अलग कंट्रीज़ में थोड़े अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं, तो मेनली हमने बात ही करनी है कि कंपोनेंट्स इंडिया में कौन से दो कंपोनेंट्स का यूज़ किया जाता है। इंडिया में मेनली हम दो कंपोनेंट्स की बात करते हैं, एक आपका करंट अकाउंट, एक आपका कैपिटल अकाउंट। तो करंट अकाउंट में क्या क्या आते हैं, आपके विजिबल और इनविजिबल आइटम्स आते हैं। तो विजिबल्स आइटम्स में क्या है, गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट आता है, जिसको गुड्स का एक्सपोर्ट इंपोर्ट का मतलब बैलेंस ऑफ ट्रेड कहते हैं। सर्विस इनविजिबल आइटम्स में क्या था, आपकी सर्विसेज आती है, इनकम आती है, इनकम प्रॉफिट आता है, इंटरेस्ट जो आपको मिलता है, डिविडेंड जो मिलता है, ट्रांसफर्स में रेमिटेंस आते हैं, डोनेशंस आते हैं, गिफ्ट्स आते हैं। और कैपिटल अकाउंट में आता है आपका इन्वेस्टमेंट, चाहे वो एफडीआई हो या फिर एफपीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट या फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हो। लोन आते हैं आपके, और एनआरआई अकाउंट्स आते हैं, जिसमें एनआरआई की जो इनकम नहीं आती है एनआरआई की, उनके तो जो रेमिटेंसेस प्राप्त की जाती है, डोनेशन या गिफ्ट दिए जाते हैं। तो ये जो फाइनेंशियल अकाउंट है ये इंडिया में यूज़ नहीं किया जाता, ये मेनली यूएसए जैसी कंट्रीज़ में यूज़ किया जाता है। वहाँ पर तीन कंपोनेंट्स होते हैं बीओपी के, करंट अकाउंट, फाइनेंशियल अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। वैसे आपको समझाने के लिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि फाइनेंशियल अकाउंट में क्या आते हैं, हम एरर और ओमिशंस को लेते हैं। तो मेनली इंडिया की जब बात करें तो कंपोनेंट्स ऑफ बीओपी क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट के दो ही कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, और ये इसके आइटम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्टेट द मार्शल लर्नर कंडीशन। मार्शल लर्नर की जो कंडीशन है आपको बता, तीन ही कंडीशन दी उन्होंने। फर्स्ट कंडीशन क्या कहती है, अगर एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट, क्या कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट अगर ग्रेटर देन है वन से, तो अगर आप अपनी करेंसी की डिवैल्यूएशन करते हो तो वो सक्सेसफुल रहने वाली है। अगर इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट इक्वल टू वन है तो डिवैल्यूएशन करने का कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है। और लास्ट वन क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ एक्सपोर्ट प्लस इलास्टिसिटी ऑफ इंपोर्ट अगर लेस देन वन है, तो आप अगर डिवैल्यूएशन करते हो अपनी करेंसी की तो आपका बीओपी और भी ज़्यादा घाटे में जाने वाला है। अगर इलास्टिसिटी ग्रेट वन से ज़्यादा है, ग्रेटर दैन वन है, तो अगर आप डिवैल्यूएशन करते हो सक्सेसफुल होने वाले, और वन से कम है तो आपका बीओपी और भी ज़्यादा घाटे में जाने वाला है, और इक्वल टू वन है तो कोई इफेक्ट ही नहीं आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि डिफरेंस बताइए बिटवीन ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। ट्रेड क्रिएशन एंड ट्रेड डाइवर्जन। देखो ट्रेड क्रिएशन का मैं आपको मीनिंग बता दूँ। ट्रेड क्रिएशन क्या होता है, देखो ट्रेड एक क्रिएशन क्या, पहले क्रिएशन की बात करते हैं फिर डाइवर्जन की बात करते हैं। क्रिएशन क्या होता है, ट्रेड क्रिएशन, अगर कंट्री ए व्यापार करती है, अगर मान लीजिए कोई वो मैंगोज़ कहीं से इंपोर्ट करती है, एक्सपोर्ट करती है, उसको महंगे पड़ते हैं, लेकिन एक कंट्री बी है, ठीक है, और उसके साथ ही कंट्री सी भी है, कंट्री बी भी और साथ ही कंट्री सी भी है, तो ये एक यूनियन बनी हुई है, ठीक है। जैसे ये यूनियन अपने कुछ कंट्रीज़, जैसे यूरोपियन यूनियन है, कुछ कंट्रीज़ ने मिलकर अपने एक यूनियन बना लिया। तो कंट्री ए अगर व्यापार करती है कंट्री बी के साथ, ठीक है, मतलब इस यूनियन का पार्ट बन जाती है और व्यापार करती, तो ये आम पहले जो उसको महंगे मिलते थे अब उसको सस्ते मिलेंगे। तो इससे क्या होगा, ट्रेड क्रिएशन होगी। पहले क्योंकि महंगे मिलते थे तो वो सिर्फ एक ही आम परचेज कर पाता था, क्योंकि अब कंट्री ए भी इसी ग्रुप का पार्ट बन गया है, इसलिए अब कंट्री बी क्या करता है, ए कंट्री ए क्या करता है, यहाँ से परचेज करता है, तो अब उसको आम सस्ते पड़ते हैं, इसलिए ट्रेड क्रिएशन है। अगर सिंपल शब्दों में बात करें तो मेन मीनिंग यही है, जब एक कंट्री किसी ग्रुप का पार्ट बनती है जिसमें बहुत सारी कंट्रीज़ होती है, तो उस ग्रुप का पार्ट बनने से पहले उसे वो चीज़ महंगी पड़ती थी खरीदने में, अब उस ग्रुप का पार्ट बनने के बाद उसको वो चीज़ सस्ती मिलती है, तो ये ट्रेड क्रिएशन हो जाए। ट्रेड डाइवर्जन क्या है, ट्रेड डाइवर्जन होता है कि ये कंट्री, सेम वही है कि ये कंट्री किसी ग्रुप का पार्ट बनती है, तो यहाँ पर अपोजिट होता है ट्रेड क्रिएशन, कि उस ग्रुप का पार्ट बनने के बाद उसको वो चीज़ महंगी मिल रही है। क्योंकि देखो जब आप एक ग्रुप का पार्ट होता है आपके ऊपर बाउंडेशन लग जाती है, आप जब इस ग्रुप का पार्ट, तो आपको इस ग्रुप से ही ये चीज़ लेनी पड़ेगी। कंट्रीज़ के बीच में यही एग्रीमेंट होता है कि आप अगर किसी ग्रुप का पार्ट बनते तो आपको उस ग्रुप से ही वो चीज़ लेनी पड़ेगी, आप उस ग्रुप से बाहर कोई डिसीजन नहीं ले सकते हो।
तो वो कंट्री उस ग्रुप में रह के वो चीज़ उसको महंगी पड़ रही है, बल्कि वो अगर वो किसी और कंट्री से खरीदे जो उस ग्रुप का पार्ट नहीं है, वहाँ पर वो चीज़ उसको सस्ती मिलेगी। तो ये क्या है, ट्रेड डाइवर्जन। यहाँ पर ट्रेड बढ़ जाता है क्योंकि सस्ता मिलता है, यहाँ पर ट्रेड कम हो जाता है क्योंकि महंगा मिल रहा है। नेक्स्ट आपका फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर क्या है। मल्टीप्लायर क्या होता है कि आपके एक्सपोर्ट में चेंज आने से आपकी इनकम पे, नेशनल इनकम पे जो इफेक्ट आता है वो फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर होता है। कि आपके एक्सपोर्ट्स में चेंज आने से आपकी नेशनल इनकम पर क्या चेंज आ रहा है, ये आपका है फॉरेन ट्रेड मल्टीप्लायर। इसके डिफरेंट फॉर्मूले हैं। एक फॉर्मूला आपका ये भी है 1/1 माइनस MPS माइनस MPM। MPS क्या था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव माइनस मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू इम्पोर्ट। ठीक है। नेक्स्ट आपका एक्सप्लेन द फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। तो फ्लोटिंग क्या होती है, एक्सचेंज रेट जो बदलती रहती है। डिमांड सप्लाई जहाँ पर कट करती है वहीं पर डिसाइड होती है, ये फिक्स नहीं होती है। जैसे डिमांड बढ़ जाएगी सप्लाई कम हो जाएगी, तो जहाँ पर डिमांड सप्लाई को एक दूसरे कट करते हैं वहीं पर फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट डिसाइड होगी, और ये फ्लोटिंग करती रहती है, मतलब ऊपर नीचे होती रहती है। नेक्स्ट है आपका नाफ्टा क्या है, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। कि नॉर्थ अमेरिका में जितनी भी नाफ्टा के अंदर जितनी भी कंट्रीज आती है, स्टेट्स आती है, वो क्या करती है, फ्री ट्रेड एरिया करती है। मतलब अगर वो एक दूसरे से व्यापार करती है तो उन पर किसी तरह का कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाता, टैरिफ या टैक्स नहीं लगाया जाता। ठीक है। तो फिर नेक्स्ट आपको पूछा गया डिफरेंस क्या है बिटवीन द WTO एंड द गेट के बीच में। एक तो दोनों अलग अलग उसमें आए थे, मतलब गेट को ही मॉडिफाई करके 1995 में WTO बना दिया गया था। लेकिन जब गेट के अंडर क्या थे, रूल्स बड़े स्ट्रिक्ट होते थे, बड़े ही टाइट पॉलिसी बनाई गई थी, जबकि WTO में बहुत सारी चीज़ों के लिए छूट दी गई थी आपको। तो ये दो भी डिफरेंस, कोई भी कॉमन दो डिफरेंस आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट है कि एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी। दो तरह की पॉलिसी होती है, एक एक्सपेंडिचर स्विचिंग और एक एक्सपेंडिचर चेंजिंग। तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग का मतलब होता है जब हम डीवैल्यूएशन की बात करते हैं, ठीक है, अपनी करेंसी की वैल्यू को कम करने की जब हम बात करते हैं, एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी होती है हमारी। तो एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी में हम डिवैल्यूएशन को लिखते हैं। डिवैल्यूएशन में हम क्या क्या करते हैं, मार्शल लॉ कंडीशन पढ़ते हैं, जे कर्व भी पढ़ते हैं और एब्जॉर्प्शन अप्रोच भी पढ़ते हैं। तो आपको बताना है जब हम एक्सपेंडिचर स्विचिंग पॉलिसी की बात करते हैं तो हम डिवैल्यूएशन की बात करते हैं। डिवैल्यूएशन होता क्या है, उसका इफेक्ट क्या होता है, डिवैल्यूएशन करने से हमारे एक्सपोर्ट्स क्या होते हैं, सस्ते हो जाते हैं, और इम्पोर्ट्स क्या हो जाते हैं, महंगे हो जाते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज जे कर्व। तो जे कर्व क्या बताता है, ये शेप ही देखिए, जे कर्व क्या कहते हैं कि जैसे जब हमारी इनइलास्टिक डिमांड होती है, हमारे पास शॉर्ट रन कम टाइम होता है, तो जैसे हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा BOP और ज़्यादा घाटे में जाता जाता है। देखो यहाँ इतना घाटे में था, हमने डिवैल्यूएशन की और घाटे में आ गया, और घाटे में आ गया। तो ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट के बाद जब हम डिवैल्यूएशन करते हैं तो हमारा BOP ठीक होना शुरू हो जाता है, इम्प्रूव होना शुरू हो जाता है और पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए इसको जे कर्व कहा जाता है। किसने दिया था, मैगी ने दिया था जे कर्व। नेक्स्ट है राइट द फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक। देखो इसके कई 3 नाम हैं, कि आपसे पूछ भी सकते हैं फॉर्म ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन क्या है, ठीक है, या फिर इकोनॉमिक इंटीग्रेशन क्या है, या फिर ट्रेड ब्लॉक क्या है। ठीक है, तीनों ही का एक ही आंसर है। जो हम 5 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पढ़ते हैं, कौन कौन से 5, एक तो है प्रिफरेंशियल ट्रेड। ये इसमें क्या होता है, टैक्सेस लगाए जाते, कम्प्लीटली ख़त्म नहीं किए जाते, लेकिन कम रेट से टैक्सेस लगाए जाते हैं। फ्री ट्रेड एरिया क्या होगा, टैक्सेस बिल्कुल नहीं लगाए जाते हैं। फिर आते कस्टम यूनियन क्या है, जो उस ग्रुप के मेंबर्स हैं उन पर टैक्स नहीं लगाए जाएंगे, और जो नॉन ग्रुप मेंबर्स, जो उस ग्रुप के मेंबर ने, उन पर टैरिफ या टैक्स लगाए जाएंगे। कॉमन मार्केट क्या है कि देखो ग्रुप के मेंबर पर तो टैक्स है नहीं, और जो ग्रुप के मेंबर नहीं है उन पर टैक्स लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है कि जो ग्रुप के मेंबर्स हैं उनमें जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लेबर और कैपिटल को मोबाइल किया जाता है। EU क्या है आपका, इकोनॉमिक यूनियन। EU क्या है आपका, इकोनॉमिक यूनियन। इसमें क्या होता है, इन सारों की तो इन सारों की तो होती है खूबियाँ कि टैरिफ नहीं लगता, नॉन मेंबर्स कंट्री पे टैरिफ लगाया जाता है, फैक्टर्स भी फ्रीली मोबाइल होते हैं। साथ में क्या होता है, इनकी जो मॉनेटरी फिजिकल पॉलिसी है सेम अडॉप्ट करती है मेंबर कंट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टॉप FDI कंट्री इन इंडिया लिखनी है। तो रिसेंटली फर्स्ट नंबर पर कौन आती है हमारी, जो सबसे ज़्यादा पैसे FDI यहाँ पर करती है, मॉरिशियस आती है, और फिर
ये रही रिसेंटली टॉप 5 कंट्रीज़ जो एफडीआई करती है इंडिया में। फर्स्ट पे मॉरिशस है, आप परसेंटेज भी याद कर सकते हो। सिंगापुर है, फिर यूएसए, फिर नीदरलैंड और फिर जापान। ये टॉप 5 कंट्रीज़ हैं हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी फॉरेन ट्रेड पॉलिसी पर आपको एक नोट लिखना है। फॉरेन ट्रेड पॉलिसी हर 5 साल के लिए बनाई जाती है। रिसेंटली इंडिया की भी न्यू ट्रेड पॉलिसी आई है जिसमें हमने अपना टारगेट रखा है कि $2 ट्रिलियन तक हमें अपने एक्सपोर्ट्स करने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका नेम द 2 कंट्रीज विच हैज़ हाईएस्ट इम्पोर्ट इन इंडिया। देखो ये डाटा आपको निकालना पड़ता है, तो आपको क्या करना है, नेट से क्या निकालना है, इम्पोर्ट कंट्रीज, टॉप इम्पोर्ट कंट्रीज क्या है और एक्सपोर्ट कंट्री क्या। तो देखो नेम द 2 कंट्रीज विच हैज़ द हाईएस्ट इम्पोर्ट इन इंडिया। सबसे ज़्यादा इम्पोर्ट करती है जो इंडिया में, देखो इसमें चाइना तो आएगी, और देखते हैं हम कौन सी कंट्री जिसे हम इम्पोर्ट करते हैं। नेक्स्ट व्हाट इज़ द एब्जॉर्प्शन क्या है। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन का मतलब है कि जब आप डोमेस्टिकली किसी चीज़ को, अगर आप कोई चीज़ बनाते हो तो उसका घर में कितना यूज़ कर लिया जाता है। अगर आपने 10 आइटम बनाए और 10 के 10 आइटम आपके घर में यूज़ हो गए तो आपके पास कुछ बचा ही नहीं बाहर बेचने के लिए। अगर आप एक व्यापारी हो, एक ट्रेडर हो, तो कुछ ही नहीं बचा। तो एब्जॉर्प्शन ये होता है कि आप कितना कंज्यूम करते हो। अगर आपका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है, आपने जितना बनाया उससे भी ज़्यादा आपको खाए। अगर आपने बनाए 10 आइटम लेकिन आप 12 आइटम कंज्यूम करते हो, तो 10 तो घर में ही है, तो 2 आइटम आपको इंपोर्ट करते हो, आपका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। अगर कम करते हो तो ये अच्छा होता कंट्री के लिए, अगर ज़्यादा करते हो तो अच्छा नहीं होता कंट्री के लिए। तो फिर आपको ऑटोनोमस और अकोमोडेटिंग आइटम्स में डिफरेंस बताना। तो ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, हमारे प्लान्ड होते हैं, हम पहले से प्लान कर लेते हैं इनको। और अकोमोडेटिंग आइटम्स क्या होती है, प्लान नहीं होते हैं। ऑटोनोमस आइटम्स क्या होते हैं, इनका बीओपी में बैलेंस, इक्विलिब्रियम और इनइक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं होता है, बैलेंस रहे या ना रहे बीओपी का। अकोमोडेटिंग आइटम्स को हम इसलिए इंट्रोड्यूस करते कि एक तो ये अनप्लान्ड होते हैं, इसलिए इंट्रोड्यूस करते ताकि बीओपी में इक्विलिब्रियम बनाया रखा जा सके। नेक्स्ट है कि अंकटाड है जो यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, तो ये कौन सी रिपोर्ट पब्लिश करता है, तो ये लेस डेवलप कंट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड एक रिपोर्ट पब्लिश करता है। तो आपको इसकी फुल फॉर्म लिखनी है, कब आया था और उस रिपोर्ट का नाम लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको टॉप 5 इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट कंट्रीज लिखनी है, लेटेस्ट, अभी लेटेस्ट जो बजट आया था आपको उसके अकॉर्डिंग। फिर क्या है, ईयू में करंट मेंबर्स क्या है। देखो ईयू में एक मेंबर कम या ज़्यादा होता है। देखो इसकी क्वांटिटी कितनी रहती है, 27 से 28, 27-28 ही रहती है इसमें मेंबर्स कंट्रीज। कभी 27 हो जाती है, कभी 28 हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डिफरेंस बताना बिटवीन आईएमएफ एंड वर्ल्ड बैंक में डिफरेंस क्या है। देखो आईएमएफ क्या होता है, जो आईएमएफ होता है वो कब आया था, और वर्ल्ड बैंक दोनों आए तो इनको दोनों को साथ में आए थे, ट्विन सिस्टम, लेकिन इम्प्लीमेंट अलग अलग उसमें डेट्स में होती है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे हो जाती है डेट, लेकिन दोनों साथ में आए थे। ये किसने थे, प्रोफेसर डस्टर ने, वाइट डस्टर ने और जेन मेयर्ड केंज ने दिए थे। तो आईएमएफ क्या करता है, ये देता है डेवलप कंट्रीज़ को लोन। ठीक है। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, लेस डेवलप और डेवलप दोनों कंट्रीज़ को ही लोन देता है। वर्ल्ड बैंक लंबे समय के लिए लोन देता है और आईएमएफ आपको कम टाइम के लिए लोन देता है। ये भी एक डिफरेंस है आईएमएफ का। ठीक है। फिर आपको डिफरेंस बताना शार्क में और एशियान में। पहले तो दोनों की फुल फॉर्म, कब कब ये आया, और एशियान में कौन कौन सी कंट्रीज आती है और शार्क में कौन कौन सी। शार्क में तो हमारी ये एशिया की कंट्रीज आती है 7-8 कंट्रीज, और एशियान में कितनी कंट्रीज आती है, तो इनमें ये डिफरेंस हो जाएगा। तो इतने ही क्वेश्चंस थे, अगर और क्वेश्चंस तो मैं आपको बाद में बताऊंगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।